नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है और उद्धव सरकार मझधार में है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार बुरी तरह से घिर गई है। हालांकि सहयोगी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार हर हाल में सरकार को बचाने की जुगत लगा रहे हैं। एक और बीजेपी ने संसद में महाराष्ट्र में परमबीर के लेटर को बड़ा मुद्दा बना दिया, तो दूसरी ओर शरद पवार उद्धव सरकार को बचाने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि उनकी इन कोशिशों पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। बीजेपी ने देशमुख का वीडियो जारी किया और दावा किया कि शरद पवार का दावा गलत था। हालांकि इसके बाद खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वीडियो पर सफाई दी और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अस्पताल से निकलने के बाद ही की थी और बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उद्धव सरकार फंसी नजर आ रही है। पूरे घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की भी बात हम कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मनसुख मामले में एटीएस को कामयाबी हाथ लगी है। मनसुख की हत्या में 14 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। सिम कार्ड देने वाला शख्स अब एटीएस की हिरासत में है। गुजरात से इस शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा है। और इस बीच इस मामले की जांच कर रही एनआईए भी होटल ट्राइडेंट पहुंच गई। पूरी टीम सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम होटल ट्राइडेंट पहुंची। एनआईए ने सचिन वाजे की एक और कार यहां जब्त कर ली। वाजे की वोल्वो कार को एनआईए ने जब्त कर लिया है। एनआईए भी अब इस मामले को अच्छी तरीके से देख रही है। साथ ही मनसुख हिरेन हत्याकांड को भी एनआईए देख रही है। तो दोनों ही मामलों को लेकर एनआईए काफी तेजी से कार्रवाई करती नजर आ रही है। और परमबीर सिंह के खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल है और इसे लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सचिन वाजे को लेकर सवाल उठाए कि 16 साल के लिए एक आदमी को किस आधार पर निलंबित किया गया और जेल में बंद कर दिया गया। जब बीजेपी सरकार थी तब उद्धव ठाकरे ने खुद देवेंद्र फडणवीस को सचिन वाजे को वापस बुलाने तक के लिए कहा था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे ने। सरकार का मुद्दा लोकसभा में आज गरमा गया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया कि जब वो उद्धव ठाकरे और अन्य आरोपियों अन्य लोगों के नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर रही थी तो शिवसेना के एमपी ने उन्हें धमकाया। मैम, आपका यह आरोप है कि शिवसेना के एमपी ने आपको सदन के अंदर धमकाया जब आप इस पूरे प्रकरण के बारे में लोकसभा में बयान देती। किस सांसद धमकाया? और मुझे लगता है कि हमें जो अधिकार दिया है संविधान के अंतर्गत कि आप अपने सदन में आके हाउस में अपने विचार अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के और देश के बारे में आप इस पे अपने विचार रख सकते हैं। और वो अधिकार से मैंने जब महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही है, महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, केंद्र को आके केंद्र में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उस पर चर्चा करना और बात करना ये मुझे अधिकार दिया गया है। और जब मैंने इस चीज को सवाल को उठाया अंदर, तो अंदर उठाने के बाद जब वो वॉकआउट कर रहे थे सदन में पूरे शिवसेना पार्टी के मेंबर्स, तो अरविंद सावंत जी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि अब ये तुम्हारी बारी है और इसके बाद तुम्हें जेल में डाला जाएगा। इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर आए हुए हैं कि जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके चेहरे को लेके जो गुरूर है उस पर तेजाब डाल के आपको कहीं पे भी घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि लेटर आना, लेटर पे चर्चा करना, लेटर की कंप्लेन करना, वहाँ तक तो ठीक था, पर जिस हाउस को हम लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस हाउस में एक महिला को आप स्पष्ट से आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको इसके बाद आपको जेल के अंदर डालेंगे। और पीछे मेंबर बैठे हुए साउथ आंध्र तेलंगाना के जो मेंबर हैं, उन्होंने खुद सुना, ही टोल्ड मी, आई हर्ड कि ही थ्रेटनिंग यू इन द हाउस इटसेल्फ। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। वही परमबीर के लेटर बम के बाद सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। लोग जो है वो फिरौती की, उगाही की, हफ्तेबाजी की बात तो सुनते थे। ये तो फिरौती, उगाही, हफ्तेबाजी का बाप है ये जो आरोप है। और उससे भी दुख की बात यह है कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी बड़े करप्शन के इशू को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए तो न तो ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है और न ही वो पार्टी जो पार्टी उसको जस्टिफाई कर रही है उसकी हेल्थ के लिए। इससे भी क्या, इससे भी गलत कुछ होता है क्या जो आरोप लगा है?
उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उनके आरोपों को रिजेक्ट करिए, जनता आपको रिजेक्ट करे। कमिश्नर परमवीर सिंह जी की चिट्ठी कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले ट्रांसफर होने के बाद चिट्ठी लिखी गई, 16 तारीख के चैट तैयार किए गए, जबकि उन्हें पता था कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन चिट्ठी में जिन तारीखों का उल्लेख है कि वजह मुख्य गृह मंत्री से मिले, निश्चित रूप से गृह मंत्री 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विदर्भ के दौरे पे थे। निश्चित रूप से आरोप लगा है तो जांच होगी, उच्च अधिकारियों के माध्यम से चिट्ठी की जांच होगी और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा कार्रवाई होगी। एक चिट्ठी के आधार पे इस्तीफे की मांग हो रही है। इस्तीफा देने का सवाल नहीं होता। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लगातार अब राजनीतिक बयानबाजी तेज है। वहीं देश का सवाल इसलिए यहां पर कि तमाम सवाल उठते दिखाई पड़ रहे हैं और वो सवाल अपने आप में अहम और खास हैं। सवाल ये कि उगाही के आरोपों के बाद देशमुख को आखिर क्यों बचा रही है उद्धव सरकार? वसूली गैंग को क्या शरद पवार का संरक्षण है तो क्यों है? देशमुख पर अब तक क्यों चुप हैं उद्धव ठाकरे? मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं सामने आए? उनके खुद के गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं। क्या 100 करोड़ की उगाही के आरोप में नपेगी उद्धव सरकार? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्वास पाठक जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय द्विवेदी जी शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज अत्रे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। शमशेर खान पठान साहब, इस चेहरे को आप देख लीजिए और हमारे साथ लगातार तमाम चर्चाओं में शामिल हुए हैं। फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रीति सोमपुरा मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, इससे पहले कि मैं मेहमानों से बातचीत सवाल का दौर शुरू करूं, आज पूरे मामले को लेकर क्या खास अपडेट हुए हैं? राजनीतिक हलचल तो दिखाई पड़ रही है, काफी कुछ हर जगह दिल्ली से लेकर मुंबई तक चल रही है। चलिए प्रीति के पास हम जाएंगे, प्रीति से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। मैं शुरुआत संजय द्विवेदी जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। तमाम खास मेहमानों के बारे में मैं बता चुका हूं। संजय द्विवेदी साहब, क्या 100 करोड़ की उगाही का जो आरोप लगा है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, और गृह मंत्री पर नहीं, एक तरीके से सरकार का बड़ा चेहरा है, क्या इसके चलते उद्धव सरकार जा सकती है? तकनीकी समस्या इस वक्त आ रही है। मैं एक बार फिर से प्रीति सोमपुरा का रुख करूंगा। प्रीति, तमाम अपडेट्स आज इस पूरे मामले में क्या क्या रहे? देखिए, अगर बात करें तो परमवीर सिंह के करीबी सूत्रों का ये कहना है कि जो है एटीएस में जब भी वो थे तभी भी उन्होंने देखा था कि लगातार जो है पॉलिटिशियन के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि परमवीर सिंह जो है वो ना ही वीआरएस लेने वाले हैं, ना ही वो डेप्यूटेशन पे जाएंगे, लेकिन वो यहीं पर जो है होमगार्ड्स के डीजी के तौर पे जो है काम करेंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो सूत्रों ने हमसे बात की उनका ये भी कहना था कि सचिन वाजे और एसीपी पाटिल के अलावा डीसीपी भुजबल को भी जो है बार बार गृह मंत्री अपने घर पे बुलाते थे, लेकिन इन तीनों ने जो है ये बातें जो है परमवीर सिंह से छुपाई थी। तीनों ने बातें परमवीर सिंह से छुपाई थी, लेकिन अब जब तमाम खुलासे हो रहे हैं, परमवीर सिंह अपना बयान वापस नहीं ले रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उस पर कायम है। राजनीतिक हलचल क्या है, क्या समझ में आ रहा है, वहां पर चल क्या रहा है? सरकार के अंदर खाने आखिर क्या विरोध इस वक्त है, अंतर विरोध है अनिल देशमुख को लेकर, या फिर पूरी अघाड़ी सरकार अनिल देशमुख के साथ है? देखिए, अगर बात करें तो शिवसेना और एनसीपी का रुख साफ है कि अनिल देशमुख को जो है इस पूरे मामले में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो है कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी एचके पाटिल का जो बयान आया है, उन्होंने हाईकमान को जो रिपोर्ट सौंपी है उसे साफ तौर पर रखता है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में नहीं चाहती है कि अनिल देशमुख जो है वो इस पद पे बरकरार रहे। भले ही कांग्रेस खुले तौर पर यह कह रही है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को भी पता है कि इस पूरे मामले में जो है सरकार की इमेज
खराब हुई है। अभी जो खींचातानी चल रही है वो एनसीपी और शिवसेना के बीच में ही चल रही है, क्योंकि शिवसेना के करीबी जो थे वो सचिन वाजे थे, और जिस तरीके से पूरे मामले में अनिल देशमुख का नाम आया है तो एनसीपी भी फंस चुकी है। तो कांग्रेस जो है फिलहाल तो ये जो ड्रामा हो रहा है उसका ही मजा ले रही है। कांग्रेस मजा ले रही है, लेकिन शिवसेना एनसीपी इस वक्त उन दाग और उन छींटों की मार सह रहे हैं जो इस वक्त तमाम राजनीतिक बयानबाजी और केस को लेकर उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सीधे संजय द्विवेदी जी आपका रुख करूंगा। क्या आप मानते हैं 100 करोड़ की उगाही के जो आरोप लगे हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, या यूं कहें कि सरकार के ऊपर ही, क्या इसके चलते उद्धव सरकार खतरे में आ सकती है? संजय द्विवेदी जी, शिवसेना प्रवक्ता। संजय द्विवेदी जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज तकनीकी कारणों से हम तक आ नहीं पा रही है। मैं विश्वास पाठक जी का रुख करना चाहूंगा। विश्वास पाठक जी, बीजेपी लगातार हमलावर है इस वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर। राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद में भी बीजेपी तमाम विरोध अपना जता रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है कि हम जांच करेंगे और उस जांच करने के बाद निष्कर्ष आएगा, हम कदम जरूर उठाएंगे। नैतिकता की बातें छोड़ देते हैं कि नैतिकता के आधार पर यह हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अगर ऐसी बातें हम करते हैं तो एक लंबी फहरिस्त निकल कर आएगी। क्या बीजेपी इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ जांच की बात पर समर्थन करती है, या फिर बीजेपी को यह लगता है कि मौका है, अगर अभी चूक गए तो फिर कभी नहीं? कौन करेगा? शरद पवार जांच करेंगे। शरद पवार कहते हैं कि रिबेलो साहब से जांच कराओ। रिबेलो साहब का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन रिटायर्ड डीजी वर्किंग होम मिनिस्टर की जांच कर सकता है। इसलिए देखिए, होम मिनिस्टर जिस घेरे में आया है, कटघरे में रखा गया उसको, और जिस प्रकार का वर्किंग डीजी ने उनके ऊपर हमला किया है, सबसे पहले तो इस होम मिनिस्टर ने रिजाइन करके निष्पक्ष जांच होने देने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा 1 साल पहले ले जाता हूँ। 1 साल पहले जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जिसको लोगों का मैंडेट नहीं था, शरद पवार साहब ने इसको जोड़ तोड़कर सरकार बनाई। ये सरकार बनाते समय होम मिनिस्टर की जब बारी आई तो शरद पवार साहब होम मिनिस्टर के लिए नाम का चयन करना अपेक्षित था, उसको डिले हो रहा था। आप जैसे पत्रकारों ने मुंबई में उनको जब पूछा कि भैया होम मिनिस्टर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त हंसी मजाक में कहा कि हम कोई तैयार नहीं हो रहा होम मिनिस्टर बनने के लिए। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद वो बिडिंग प्रोसेस चल रही थी, जो महीने में 100 करोड़ लाकर देगा उसको हम होम मिनिस्टर बनाएंगे। अब जैसे चूंकि मैं नागपुर से हूँ, अनिल देशमुख भी नागपुर से, वैसे तो अनिल देशमुख अपनी एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, उनको उठा के पूरा होम मिनिस्टर बना दिया। तो बनाने के बाद में जो चल रहा है और जिस प्रकार के संगीन आरोप उनके ऊपर हुए हैं, बात उस बात की है। हम तो इसकी निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं, वो रिटायर्ड जज के माध्यम से हो, एनआईए के माध्यम से हो, और इसमें से और काफी चीजें बाहर आने वाली है। और हमारे प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, वाजे तो एक प्यादा है, लेकिन इनके जो हैंडलर है, इनके जो कंट्रोलर है, वहां तक जाना जरूरी है। मेरे ख्याल से वाजे के बाद परमवीर के बाद में अनिल देशमुख। अभी अनिल देशमुख के बारे में कल शरद पवार साहब ने कहा था कि उनका राजीनामा जो है, उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री ले गए। फिर शाम को कहते कि उनका इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब शायद अनिल अपने देशमुख साहब ने उनको शायद वार्निंग दिया होगा, उनको धमकी दी होगी कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो फिर मुझे पता नहीं। इस प्रकार का जब ये विषय आया है, हम चाहते कि इसकी निष्पक्ष बड़ी जांच हो। विश्वास पाठक साहब, सचिन वाजे की जब बात हो रही थी तब लगातार बीजेपी ये भी कह रही थी, क्योंकि पुलिस महकमे से है सचिन वाजे, परमवीर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब परमवीर सिंह ने कुछ ऐसा लेटर बम फोड़ दिया है जो कि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो कहीं बहुत बीजेपी का मुफीद हो गया, बीजेपी के हक का हो गया। तो अब बात की जा रही है कि परमवीर सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर जांच की जाए। यहां पर परमवीर सिंह, आपको नहीं लगता वो भी एक शक के घेरे में आते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वैसे परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये सभी एक ही तरफ है। परमवीर को हमारी तरफ से ऐसा हम नहीं कहते। अब परमवीर ने कहा इसलिए वो गलत है या बराबर है, इसमें न जाते हुए उन्होंने जो कहा है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर जोड़ते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी इवेंट क्या कहते हैं?
जब वादे के ऊपर आशंका जताई जा रही थी तब उसको बचाने की पूरी कोशिश की, मुख्यमंत्री ने किया, होम मिनिस्टर ने किया, सबने किया। उसके बाद में उसकी जब गिरफ्तारी हो गई, बात परमवीर की आई, इन्होंने परमवीर का तबादला कर दिया। अब इनके दुर्दैव से परमवीर ने निशाना साधा होम मिनिस्टर पे, क्योंकि बात तो आगे तक बढ़नी है। अब होम मिनिस्टर पे आने के बाद में गड़बड़ाहट में आ गए हैं। और क्यों शरद पवार इस उम्र में इस प्रकार का आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड कर रहे हैं। आज की उनकी जो पत्रकार परिषद है, वार्ता परिषद है, कितनी उसमें हास्यास्पद बातें थी। वो जो डेट की बात कर रहे, डेट भी गलत बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सरकार और से और ये दलदल में फंसते जा रही है। विश्वास साहब, इससे पहले कि मैं शमशेर खान पठान और अनुज अत्रे साहब की तरफ जाऊं, अनुज अत्रे साहब भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। विश्वास साहब, क्या ऑपरेशन लोटस का तो हिस्सा नहीं है परमवीर सिंह? मैं यूं ही पूछ रहा हूं आपसे। लगातार आरोप लगते रहे कि महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जिसके चलते बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। क्या उसका तो हिस्सा नहीं है बड़ी चिट्ठी? नहीं, अगर ऑपरेशन लोटस ये बात सही है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को कहा कि आप वजह को ड्यूटी पे लो, वजह को प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सीआईयू का हेड बनाओ, एंटीलिया के पास में जिलेटिन रखो। ये सब बीजेपी ने बताया। मेरे ख्याल से ये सब हास्यास्पद और बेबुनियाद बातें हैं, कोई लोटस की बात नहीं है। ये सरकार अपने कर्मों के कारण दलदल में फंस रही है। चलिए, ये सरकार अपने कर्मों के कारण गिरने के नजदीक आ रही है। अनुज अत्रे साहब मेरे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। अनुज अत्रे साहब, शिवसेना और एनसीपी लगातार पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक सामने नहीं आए। हालांकि एनसीपी की तरफ से शरद पवार जरूर बचाव करने में आगे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगता है वेट एंड वॉच पर इस वक्त चल रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है राजीव जी। बहुत एक गंभीरता से कांग्रेस पार्टी इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि निश्चित तौर पे बीते 2-3 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर ये हमले हो रहे हैं और सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित तरीके से इसको जो है विषय को उठाया है। एक देखा जाएगा कि किस तरह से एक बहुत ही सीनियर आईपीएस अधिकारी, जिसके 30 वर्षों का अपना उनका सर्विसेज का अनुभव रहा हो और बहुत बड़े बड़े पदों पर उन्होंने सर्विसेज दी हो, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हो, एंटी करप्शन ब्यूरो के वो चीफ रहे हो, हेड रहे हो, और आज वो जो है ऐसा प्रतीत होता है, जो जनता देख रही है और जनता महसूस कर रही है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों एक कठपुतली का काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की शैली रही है, विशेष तौर से जब से महाराष्ट्र की बात है और मुंबई पुलिस की अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये वही देवेंद्र फडणवीस साहब हैं जो भूल गए हैं कि 1.5 साल पहले तक इसी मुंबई के और महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री थे। यही वो मुंबई पुलिस है जो वर्ल्ड क्लास मुंबई पुलिस है, जिसने पूरे देश के साथ साथ विश्व में अपना नाम कमाया है। और आज उसी मुंबई पुलिस को जो बीजेपी और फडणवीस साहब लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण देखा हो, उसमें किस तरह से इन्होंने जो है मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, कहीं सीबीआई की इंक्वायरी, कहीं बिहार के चुनाव को बीच में जोड़ा गया, कहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को, जो उस समय तत्कालीन आईपीएस वो भी अधिकारी थे, डीजीपी अधिकारी, उनको इन्वॉल्व करके वो भी जो है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शैली। और हुआ क्या, उस केस में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो है रणनीति को किरकिरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाके इनकी किरकिरी हुई, सीबीआई को अंत में स्वीकार करना पड़ा कि ये हत्या नहीं थी, ये सुसाइड था। एम्स की रिपोर्ट आई, तो सच को आप कितना झुटला सकते हैं, झुटला नहीं पाएंगे। इसी तरीके से इस केस में बार बार ये कोई ना कोई रोज मौका लेकर आते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को सनसनीखेज आरोप लगाए जाए, सनसनीखेज जो है रोज रोज नया कोई मसाला लेके जाए, मीडिया ट्रायल उसमें चले, देश की जनता के सामने सच झूठ के जो है नमूने पेश किए जाए और जनता को गुमराह करने का प्रयास। लेकिन ठीक है अनुज भाई, ये भूल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो। ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं बीजेपी इस चरित्र के साथ आगे बढ़ रही है। आगे विश्वास पाठक जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन शमशेर खान पठान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पठान साहब, क्या कमिश्नर परमवीर जो 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं, क्या आपको लगता है सेंटिमेंट्स में बहकर ऐसे कोई बात कह सकते हैं? हालांकि अभी तक वो अपने बयान से पलटे नहीं हैं। आप मानते हैं कि ये जो कुछ भी है वो परमवीर सिंह के बकौल सच है और इस सारे मामले में परमवीर सिंह ने कोई कहते हैं ना स्कोर सेटल कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है? आपको क्या लगता है? राजू जी, आप लोगों ने चिट्ठी पढ़ी नहीं और चिट्ठी बम करते बैठे हुए आप लोग। चिट्ठी पढ़िए। चिट्ठी में जो बोला गया मामला है वो फरवरी और मार्च का है, 21 का। फरवरी और मार्च, फरवरी में मिले और 21 मार्च से पहले वो पैसे की बात हुई है
साल भर में पैसे की बात कभी किधर नहीं हुई, पैसा किधर गया नहीं है। ये परमवीर सिंह का एक बड़ा झूठ है जो उन्होंने तैयार किया था 15 तारीख से। 14 तारीख को जब सचिन वजिया गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार के बाद में जब इसे मालूम पड़ा कि ये अरेस्ट होने वाला है और ये भी सस्पेंड होने वाले हैं, होने वाले हैं, तो इन्होंने एक चीप हरकत की कि अपने एसीपी से व्हाट्सएप पे बात करें। एक बात सुनिए, कोई भी आईपीएस ऑफिसर इस तरह की बात अपने एसीपी से करता नहीं है जो कंपाउंड में बैठता है। दोनों के घर बहुत ऑफिस बड़े बड़े नहीं है, एसीपी कमिश्नर के कंपाउंड में बैठता है, वो उसको बुला के डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन जानबूझ के इन्होंने एक खोटा तरीके से एक उन्होंने वो चैट तैयार किया 15 मार्च के बाद, सचिन वजे के अरेस्ट होने के बाद। अगर पहले कभी करते बात कभी मैं समझ सकता कि सच्चाई है, तो साल भर मतलब सब सही चला। ये बताइए 100 करोड़ रुपया वसूली आज तक कभी हुआ? कभी किसने इसको पैसा दिया? किधर बात आई किधर भी? ये परमवीर सिंह का पूरा झूठ है। इस आदमी ने डिपार्टमेंट का नाम पूरा खराब किया। सुशांत केस में नेतृत्व में एंगल चला के करप्शन बड़े पैमाने पे किया, वहां नाम खराब हुआ। टीआरपी मैटर में इस सीपी ने करप्शन करा के मुंबई पुलिस का नाम खराब किया। बाद में सचिन वजे को हाथ में लेके ये इसी का रैकेट है पूरा। एक जिलेटिन की गाड़ी प्लान करा दी मुकेश अंबानी से खंडेरी के लिए। इस डीसीपी के साथ में मैं काम कर चुका हूं। He is very corrupt man. I can say openly. यकीन करना मुश्किल हो रहा है, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 32 साल की सर्विस दी है। और मैं आपको भी काट नहीं रहा शमशेर खान पठान साहब, लेकिन आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तो चिट्ठी का अगर 13वां पॉइंट पढ़ा जाए, 13वां पॉइंट पढ़ा जाए, उसमें सांसद डेलकर को लेकर भी बहुत कुछ बातें लिखी हैं परमवीर सिंह ने। तो सीनियर आईपीएस क्यों कह रहा है उसको? मैं एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, शमशेर भाई, छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आऊंगा, आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिर वर्दी में रहते हुए आपको क्यों लगता है कि परमवीर सिंह ने इस पूरे चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में इस वक्त पैदा हुए हालात की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सचिन वाजे के पुणे के दफ्तर पर छापेमारी हुई है। वाजे के पुणे के दफ्तर पर एटीएस महाराष्ट्र ने छापा मारा है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ एनआईए ने ट्राइडेंट होटल से कार जब्त की वाजे की, दूसरी तरफ एटीएस ने पुणे के दफ्तर को खंगाला है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। विश्वास पाठक साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शमशेर खान पठान फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज अत्रे साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और शिवसेना से हमारे साथ विजय कृष्णन साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन मैं बहस की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत शमशेर खान पठान आप ही से करना चाहूंगा, जहां हमने बहस को ब्रेक के पहले छोड़ा था। सवाल मेरा आपसे वही है यहां पर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनमें नार्को की बात कर ले या दूसरे प्रयासों की बात कर ले, कोर्ट में एडमिसिबिलिटी है या नहीं है, परिणाम क्या निकलता है, उससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। आपने तरीके पर सवाल उठाया कि एसीपी वहीं बैठता था, बुला लेते, उससे निकली हुई बातें क्या सवाल खड़े नहीं करती? फिर भी आपको लगता है परमवीर सिंह राजनीति कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि परमवीर सिंह ने राजनीति की है। उन्होंने एलएबी तैयार किए है कि वक्त आने पर मैं गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करूंगा। आपको बता दूं, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। इनके लड़के की शादी दत्ता मेघे जो बीजेपी के बड़े नेता है उसके साथ में हुई है, और दत्ता मेघे जी बीजेपी के कदावर नेता है, और अब उन्हीं के थ्रू वो बचाए जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन चल रहा है। अभी मैं आपके टीवी पर ही देखा मैंने, अभी राम कदम और बीजेपी वाले परमवीर सिंह को मिलने जाने वाले, अरे कोई नेता है मिलने जा रहे हैं उसको, इस तरह से वो एक बड़ा प्रेशर बना रहे। अब आप डेलकर की बात, आपने डेलकर की बात की, जो सुसाइड की बात, डेलकर जी का सुसाइड जब अपने मुंबई के होटल में हुआ था, उस टाइम पे डिटेल सुसाइड नोट थी पूरी। वो सुसाइड नोट के बेसिस पर केस मुंबई में दाखिल होना चाहिए था। मैं सुनिए शमशेर खान पठान साहब, मैं उस चिट्ठी के पॉइंट्स पर बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक कमिश्नर अगर इतनी सारी चीजें लिख रहा है तो उसको रिजेक्ट आउटराइटली कर दिया जाए क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूं, 13 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि 13 नंबर पॉइंट में उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि होम मिनिस्टर ने एफआईआर रजिस्टर करने कहा था जबरदस्ती का, लेकिन फिर एफआईआर मुंबई में ही रजिस्टर होना चाहिए था क्योंकि डेलकर ने सुसाइड मुंबई में किया था। ठीक है, द ऑफेंस कमिटेड इन मुंबई। अच्छा, अगर ऑफेंस यहां नहीं दाखिल करना था, उन्होंने 0-0 बना के ऑफेंस दादा नगर हवेली में भेजना चाहिए था।
आज भी डेलकर का एफआईआर दाखिल नहीं है, ये उनकी फैमिली के ठीक है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मेरे साथ विजय कृष्णन साहब जुड़ गए। मैंने वक्त दिया शमशेर भाई, आपको वक्त दिया। विजय कृष्णन साहब शिवसेना की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए। इससे पहले हम संपर्क नहीं साध पा रहे थे संजय द्विवेदी जी के साथ। विजय कृष्णन जी, आरोप गंभीर है, यह हर कोई मान रहा है और शिवसेना में भी यह बात मानी जा रही है, एनसीपी में भी यह बात मानी जा रही है। शरद पवार साहब निकलकर सामने आ गए हैं, जांच की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक नहीं आए क्योंकि सीधा जो निशाना है वो सरकार के ऊपर ही है। जवाबदेही तो बनती है, हालांकि न्यूज चैनल की बहस में तय नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री कब जवाब दें, लेकिन फिर भी जनता में तो संदेश जा रहा है, खामोशी बहुत कुछ कहती है। पहले इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपको नमस्कार बताऊं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, सही समय पर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी आपको जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझिए पूरा भारत देश में कोरोना वायरस का सेकंड वेव चल रहा है। एक सचिन वाजे ने एक जुल्म किया है, उस पर एनआईए जांच हो रहा है। और आप समझिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में जो गठबंधन का विषय आया, प्रधानमंत्री जी शरद पवार को प्रशंसा किया है। और किस बात आप मानेंगे, परमवीर सिंह ने जब पदवी से हटाया गया है तभी उसका मुंह खोला है। लेकिन यहाँ पवार जी भी बोल रहे हैं जो परमवीर सिंह ने जो कंप्लेंट किया है वो गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी दोषी हो, पहला वो मानसुख हिरेन जी का अन्याय हुआ है, वो उस पर इतना अत्याचार हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, इसलिए उसके लिए जरूर जस्टिस होना चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनती करना चाहता हूं, आप पांच राष्ट्रों में चुनाव में लड़ रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक पॉलिटिकल अपमैनशिप के लिए ही आप ये राजनीति कर रहा। क्या आपको लगता है विजय कृष्णन जी, उद्धव सरकार जा सकती है इन तमाम एलिगेशंस के बाद कि इस तरीके के एलिगेशन जो निकल कर आए हैं, 100 करोड़ की उगाही तक की बात हुई है, वो खत में एक सर्विंग सीनियर आईपीएस ने लगाए हैं, क्या इससे उद्धव सरकार पर खतरा हो सकता है? विजय कृष्णन जी, शरद पवार जी ने साफ साफ बताया कि वो महाविकास आघाड़ी को कोई असर नहीं है। ये एक इंडिविजुअल स्तर पर सचिन वाजे ने जो एलिगेशंस उन पर है वो प्रूव करना पड़ेगा। वो आज हम मीडिया ट्रायल से कुछ भी ना हम निकाल पा सकते हैं, लेकिन आपके जिम्मेदारी यह है कि हमारा राजनीति ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोविड अत्यावश्यक परिस्थिति है। पूरा महाराष्ट्र में माननीय आदित्य ठाकरे जी को भी कोरोना वायरस है, इसलिए मैं एक विनती कर रहा हूँ, पानी का पानी दूध का दूध बाहर आ जाएगा। लेकिन जो भी लिंक हो, जो वो वसूली लिंक हो, एटीएस भी काम कर रहा है, कोई भी हो, टेरर लिंक भी हो सकता है। लेकिन पहले प्रप्रथम जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप जब कुछ मीडिया लोगों ने बताया ये टेरर लिंक है, कुछ भी लिंक होना, जो भी लिंक हो जाए वो बाहर आना ही पड़ेगा। मैं एनआईए को मानता हूं, एनआईए को कोई पॉलिटिकल स्तर पर मैं नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को विनती करता हूं, जैसा आप ईडी को सीबीआई को उपयोग कर रहे हैं, कृपया एनआईए को मत नहीं कीजिए, क्योंकि देश की रक्षा के लिए एनआईए की निष्पक्षपात दर्याप्त इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है विश्वास पाठक जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच तो हो जाने दीजिए, एनआईए को एनआईए की जगह रखने दीजिए। लेकिन विश्वास पाठक जी, जहां तक हमला इस वक्त अनिल देशमुख पर है, जो एनसीपी पर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सही कीजिएगा मुझे, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत है महाराष्ट्र सरकार में, और उनको भी लेकर शायद आपने किसी करप्शन के मुद्दे को लेकर आपने पीआईएल कर रखी है, तो आपने तो कांग्रेस को भी निशाने पर ले रखा है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बेसलेस आरोप नहीं करती है। जब हम कांग्रेस पे आरोप करते हैं, जैसा आपकी जानकारी एकदम सही है, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कोरोना काल में चार्टर्ड फ्लाइट से सरकारी कंपनियों से पर्सनल काम के लिए उन्होंने जर्नी किया। महाराष्ट्र में रहने के बावजूद भी वो दिल्ली, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर इस प्रकार से चार्टर्ड फ्लाइट से गए हो। मैंने एफआईआर भी लॉन्च किया हूँ, पीआई भी लॉन्च करने वाला हूँ। उसी प्रकार शिवसेना का भी एक मंत्री ने 1 महीना पहले इस्तीफा दिया। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अघाड़ी सरकार में इस तरह का करप्शन काफी लंबे वक्त से चल रहा है? देखिए, इनकी सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आई थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही था कि हम तीनों मिलकर ये राज्य को लूटेंगे, क्योंकि जनता ने इनको बिठाया नहीं है, तो जनता के लिए अकाउंटेबल भी नहीं है, इनकी जवाबदेही भी नहीं है।
इसलिए ये सिर्फ पैसा कमाना यही उनका कार्यक्रम है। 100 करोड़ 150 करोड़ इनके टारगेट दिए जाते हैं और उसी टारगेट पे काम करते हैं। अनुज अत्रे साहब, आप सुन रहे हैं इस वक्त बीजेपी और शिवसेना के प्रवक्ताओं को। इस सारे बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इस तरह से कहूं कि जो हम देख पा रहे हैं, क्या उससे भी कोई बड़ा चेहरा या बड़ी कहानी पर्दे के पीछे छुपा के रखने की भी तैयारी हो रही है कि इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी चलती रहे और बाकी चीजें छुपी रह जाए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम बहुत कम देख रहे हैं? देखिए, जो आज एक टारगेट की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टारगेट देने की नीति तो इनकी है। देश को बेचने का टारगेट जो इन्होंने अधिकारियों को दे रखा है, और हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100 का जो इनका नारा है, उसका लाभ किसको पहुंचा रहे हैं? तो ये बेचने की बात ना करे, क्योंकि देश बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, बेचने का काम ये करते हैं, इनकी सरकार करती है। और रही बात, अभी अगर हम इस प्रकरण की बात करें तो देखिए, ये जिस तरह से परमजीत सिंह जी के जो ये चिट्ठी का इन्होंने कि बम फोड़ने का प्रयास किया है, इससे सनसनी जरूर उन्होंने 2-3 दिन के लिए मचा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे शक की सुई इनके ऊपर जरूर उठी। इतने बड़े अधिकारी के रूप में इन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, ये किसी एक साधारण बात नहीं है। क्या परमवीर सिंह संक्षेप में बताइए, क्या परमवीर सिंह किसी के हाथों का खिलौना बन गए? अनुज अत्रे साहब, देखिए, निश्चित तौर पे जो इन्होंने परमजीत सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, एक एपीआई लेवल के इंस्पेक्टर सचिन वाजे का, उन्होंने बोला है कि उन्होंने आकर के कमिश्नर को बताया कि होम मिनिस्टर ने मुझे टारगेट दिया है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करनी है आपको हर महीने। क्या ये संभव है? किसी बड़े अधिकारी से पूछिए, क्या कमिश्नर लेवल का अधिकारी जो है किसी एपीआई लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से इतनी उसको छूट दे सकता है कि इंस्पेक्टर आके कमिश्नर को बोले कि मुझे होम मिनिस्टर ने कहा 100 करोड़ की वसूली? विश्वास पाठक साहब, संक्षेप में जवाब, 10 सेकंड, मेरे पास समझ आना नहीं। 1 महीने से सुन करके इसको चुप बैठे हैं, अपने एसीपी लेवल के अधिकारी से इस तरह की चैट कर रहे हैं। नहीं किया, इसका मतलब इनके सचिन वाजे, इनके लोग रिकवरी करते थे। 50 करोड़ का इन्होंने जो हिसाब लगाया वो एकदम सही है। एक भी बार मालिक ये बात नहीं डिनाई कर रहा है। इसका मतलब ये लोग रिकवरी अब तक की नहीं हुई, कुछ भी टारगेट दिया गया था, टारगेट दिया गया था मार्च में, इसी मार्च में टारगेट दिया गया था, कोई रिकवरी नहीं हुई। कि क्यों पुलिस विभाग ने 100 करोड़ की वसूली करी? चलिए, टारगेट दिया गया था, रिकवरी नहीं हुई, इस तरह की तमाम चीजें चल रही है। मेरे पास समय कम है, लेकिन जो प्रतिनिधि हमारे हैं उनसे इस तरह की उम्मीदें न की जाती गई हैं कभी, न की जाती रही हैं। और शायद भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा उदाहरण है जहां इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी ने इतने गंभीर आरोप एक सरकार पर लगा दिए हों। जांच की तो जरूरत है ही, और अगर इसके पीछे दोषी एक नहीं कई हैं तो सजा दिए जाने की भी उतनी ही जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।